नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पढ़ाई विद गुरुचिला पर स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं सार्वजनिक नीति के प्रतिदर्श और दृष्टिकोण। इस चर्चा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि लोक नीति के क्या क्या प्रतिदर्श हैं, यानी कि क्या क्या मॉडल्स हैं और क्या क्या दृष्टिकोण यानी कि क्या क्या अप्रोचेस हैं। सो आप बने रहिए इस चर्चा के साथ और समझने का प्रयास कीजिए सार्वजनिक नीति के प्रतिदर्श और दृष्टिकोण। सो देखिए, राजनीतिक जीवन को समझने में हमारी मदद के लिए वर्षों के प्रयास से राजनीति शास्त्रियों ने के प्रतिदर्श और दृष्टिकोण विकसित किए हैं। थॉमस आर डाई के अनुसार इस तरह के प्रयास का उद्देश्य सरकार और राजनीति के बारे में हमारी सोच को सरलीकृत तथा स्पष्ट करना, राजनीति में महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकतों की पहचान करना, राजनीतिक जीवन के बारे में प्रासंगिक ज्ञान से संवाद करना, राजनीति को लेकर जिज्ञासा पैदा करना और राजनीतिक घटनाओं तथा परिणामों के लिए स्पष्टीकरण सुझाना है। तो ये कहना है थॉमस आर डाई का। देन सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो संक्षिप्त परीक्षण के तहत आते हैं, उनमें प्रणाली सिद्धांत, कुलीन सिद्धांत, समूह सिद्धांत, तर्कसंगत निर्णय लेने का सिद्धांत, वृद्धिवाद, धूर्त सिद्धांत और संस्थागतवाद शामिल हैं। सो देखिए, जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है उसमें निम्नलिखित जो दृष्टिकोण है वो ये हैं कि प्रणाली सिद्धांत, कुलीन सिद्धांत, समूह सिद्धांत, तर्कसंगत निर्णय लेने का सिद्धांत और वृद्धि और धूर्त सिद्धांत और साथ ही संस्थागतवाद सिद्धांत शामिल हैं। सो देखिए, ये परस्पर बिल्कुल अनन्य नहीं है। प्रत्येक का विशिष्ट लक्ष्य है और प्रत्येक राजनीतिक जीवन और नीति के बारे में विशिष्ट चीज़ों का सुझाव देता है। थॉमस आर डाई के वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक प्रतिदर्श का एक संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है, जिसमें अलग अलग तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें सार्वजनिक नीति को परखा जा सकता है। सो पहला है संस्थागत दृष्टिकोण। पारंपरिक रूप से या यह दृष्टिकोण राजनीतिक शास्त्र में सरकार की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए मूल विश्लेषणात्मक उपकरण रहा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सरकारी नीतियों का उद्यम सरकारी संस्थानों में होता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राजनीतिक दल। नीति तब एक सार्वजनिक नीति बन जाती है जब यह सरकारी संस्थानों द्वारा आधिकारिक रूप से निर्धारित की जाती है। सरकार नीति को वैधता और सार्वभौमिक चरित्र प्रदान करती है। सार्वजनिक नीति सरकारी संस्थानों द्वारा प्राधिकृत रूप से निर्धारित और लागू की गई है। इस प्रकार सार्वजनिक नीति और सरकारी संस्थानों के बीच बहुत करीबी संबंध हैं। संस्थानों और सार्वजनिक नीति के बीच रहने वाले संबंधों की अनदेखी के लिए संस्थागत दृष्टिकोण की आलोचना की जाती है। राजनीति शास्त्र में व्यावहारिक क्रांतियों के दबाव के साथ नीति प्रक्रिया के संस्थागत अध्ययन, समूह, प्रणाली और कुलीन वर्ग के प्रतिदर्श पर अधिक भरोसा करने वाले को अध्ययन के पक्ष में चले जाते हैं। सो ये है संस्थागत दृष्टिकोण।
देन नेक्स्ट है समूह सिद्धांत। समूह सिद्धांत यह मानता है कि समूह का हित और रवैया सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करने में प्रभावशाली कारक है। सार्वजनिक नीति समूह संघर्ष का उत्पाद है। अर्ल लैथम के अनुसार जिसे सार्वजनिक नीति कहा जा सकता है वह किसी भी समय संघर्ष में संतुलित पहुंच रखता है और यह उस संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर विरोधी पक्ष या समूह लगातार अपने पक्ष में भरोसा जताने की कोशिश करता है। सो ये कहना है अर्ल लैथम का। अलग अलग हितधारी समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए स्वयं के बीच संघर्ष करते हैं। सरकार में वास्तविक नीति बनाने के लिए उन समूहों की ओर झुकाव होता है जिनका प्रभाव बढ़ रहा होता है। इसके विपरीत सार्वजनिक नीति कमजोर समूहों की मांगों से दूर होती है। इस प्रकार सार्वजनिक नीति हर समय प्रमुख समूहों के हितों को प्रतिबिंबित करेगी। हालांकि इस सिद्धांत की कमजोरी यह है कि यह समूहों के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताती है तथा नीति प्रक्रिया में सरकारी अधिकारी जो स्वतंत्र और रचनात्मक भूमिका निभाते हैं उनको कम करके बताती है। विचारों और संस्थाओं जैसे अन्य कारकों पर ध्यान दिए बगैर समूह संघर्ष के संदर्भ में राजनीति या नीति तैयार करने में भी यह भ्रामक और अक्षम है। सो ये है समूह सिद्धांत। देन नेक्स्ट इज कुलीन सिद्धांत। यह सिद्धांत प्रशासनिक कुलीन वर्ग की प्राथमिकताओं और मूल्यों के रूप में सार्वजनिक नीति को देखता है। यह माना जाता है कि लोग सार्वजनिक नीतियों के बारे में निष्क्रिय, उदासीन और सही सूचना नहीं रखते हैं। सार्वजनिक नीति की पहल जनता की ओर से नहीं होती। कुलीन वास्तव में आम राय को नीति प्रश्न के रूप में आकार देते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक नीति में वास्तव में कुलीन वर्गों की प्राथमिकताएं उभर कर निकलती हैं। लोक अधिकारी और प्रशासक केवल कुलीन वर्ग द्वारा तय की गई नीतियों को पूरा करते हैं। इस प्रतिदर्श में नीतियां कुलीन से आम जन तक नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं। वे जनता की मांग से नहीं उत्पन्न होते। कुलीन सिद्धांत समूह सिद्धांत से काफ़ी मिलता जुलता है क्योंकि दोनों ही समाज में विशिष्ट हितों के दबाव के माध्यम से नीति निर्माण को दर्शाते हैं। समूह सिद्धांत हालांकि मूल रूप से बहुलवादी है जबकि कुलीन सिद्धांत अनिवार्य रूप से मठवादी है। सो ये था कुलीन सिद्धांत। देन नेक्स्ट इज तर्कसंगत प्रतिदर्श। यह प्रतिदर्श इस बात पर बल देता है कि नीति निर्माण तर्कसंगत आधार पर नीति विकल्पों के बीच एक पसंद होता है। हर्बर्ट सिमोन, यहेज़ेकेल ड्रॉर और थॉमस आर डाई इस प्रतिदर्श के मुख्य पक्षधर हैं। तो देखिए तर्कसंगत प्रतिदर्श के कौन कौन से मुख्य पक्षधर हैं। सबसे पहला नाम है हर्बर्ट सिमोन का, देन दूसरा नाम है यहेज़ेकेल ड्रॉर का और तीसरा नाम है थॉमस आर डाई का। सो रॉबर्ट हैवमैन 1970 में ये कहते हैं कि एक तर्कसंगत नीति वह है जो सही तरीके से शुद्ध मूल्य उपलब्धि को अधिकतम करने के लिए बनाया गया हो। एक बौद्धिक प्रयास के रूप में तर्कवाद समाज में मौजूद सभी प्राथमिकताओं को जानने की कोशिश करता है।
प्रत्येक मूल्य को एक सापेक्ष महत्व प्रदान करता है, सभी नीति विकल्पों को उपलब्ध कराता है, प्रत्येक विकल्प के सभी परिणामों को जानता है, लागत अवसरों के संदर्भ में यह गणना करता है कि किसी भी नीति का चयन शेष विकल्पों को कैसे प्रभावित करेगा, और अंततः उस नीति विकल्प का चयन करता है जो कि सामाजिक मूल्यों की लागतों और लाभों के संदर्भ में सबसे अधिक सक्षम है। देन नेक्स्ट, थॉमस हार्डाई 2004 में कहते हैं कि दक्षता के साथ तार्किकता को बताते हैं। जो थॉमस हार्डाई हैं वो दक्षता के साथ तार्किकता को बताते हैं। वे कहते हैं कि एक नीति तब ही तर्कसंगत है जब यह सबसे अधिक कार्यकुशल है। वह यह है कि यदि मूल्य जो वह उपलब्ध करता है और मूल्य जो वह त्यागता है के बीच का अनुपात किसी भी अन्य नीति विकल्पों के बजाय सकारात्मक और उच्चतर है। ज़्यादातर तार्किक प्रतिमान सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के साथ साथ बेहतर सार्वजनिक नीतियों को आश्वस्त करते हैं। यह ज़ेकेल ड्रॉर नीति इस चिंता को मोटा पॉलिसी या नीति निर्माण प्रक्रियाओं के लिए नीति बताते हैं। तर्कसंगत प्रतिदर्श में नीति को तार्किक और तथ्यात्मक ढंग से देखना होगा। इस प्रकार हर्बर्ट सिमोन के निर्णय लेने का तार्किक प्रतिदर्श ने मूल्यों से तथ्यों को अलग किया है और नीति निर्माण में नई तकनीक जैसे कंप्यूटर और गणितीय मॉडलिंग को लाया है। हर्बर्ट सिमोन के अनुसार तार्किकता मूल्यों की कुछ व्यवस्था के संदर्भ में पसंदीदा व्यवहार विकल्पों के चयन से संबंधित है, जिससे व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है। उनके अनुसार 3 तरह की गतिविधियों को तर्कसंगत नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। सबसे पहला है खुफिया गतिविधि, दूसरा है डिज़ाइन गतिविधि और तीसरा है चयन गतिविधि। हर्बर्ट सिमोन कार्यकुशलता को प्रशासन के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में मानते हैं और व्यक्तियों और संगठनों को पूरी तरह तर्कसंगत रूप से व्यवहार करने की सीमा भी। अवधारणा जो वह तर्कसंगतता का वर्णन करने के लिए विकसित करते हैं, जो सीमित हैं लेकिन अतार्किक नहीं तथा तर्कसंगतता से घिरा है। तर्कसंगत नीति बनाने में कई बाधाएं हैं। कोई समान सामाजिक मूल्य नहीं है। हमारे पास केवल विशिष्ट समूहों और व्यक्तियों के मूल्य हैं जो विरोधाभासी हैं। नीति निर्माताओं का माहौल कई सामाजिक मूल्यों को देखना असंभव बनाता है। सूचना एकत्र करने की लागत के कारण सूचना की उपलब्धता और उसके संग्रह में शामिल समय सभी संभव नीति विकल्पों और प्रत्येक विकल्प के परिणामों को जानने के लिए जरूरी सभी सूचनाओं को एकत्र करने में अवरोधक है। नीति निर्माताओं की व्यक्तिगत ज़रूरतें, संयोग और अपर्याप्तताएं हैं जो उन्हें अत्यधिक तर्कसंगत तरीके से कार्य निष्पादित करने से रोकती हैं। यही कारण है यहाँ तक कि एक तार्किक नीति वैज्ञानिक यह ज़ेकेल ड्रॉर चाहते हैं कि एक नीति विश्लेषक अपनी अतिरिक्त तर्कसंगत जानकारी, जिसमें अंतर्ज्ञान और असाधारण नेतृत्व सहित सामाजिक वास्तविकता की तीव्र अनुभूति शामिल हो, का उपयोग व्यापक करे। सो ये था तर्कसंगत प्रतिदर्श। देन आने वाले चर्चा में हम अगले जो प्रतिदर्श हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। आने वाली चर्चा में हम शुरुआत करेंगे वृद्धिशील प्रतिदर्श को समझते हुए। इस चर्चा में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप इन स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं
इस चर्चा को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो कृपया करके चर्चा को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की चर्चा की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपसे कोई भी चर्चा, कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपकी कोई भी प्रतिपुष्टि हैं, कुछ भी आपके फीडबैक्स हैं, कुछ भी आपके सजेशंस हैं, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपके प्रश्न हैं, तो आप उनको हमें वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन के द्वारा भेज सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दिया है। आपको सिंपली क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। वहाँ पर जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपकी फीडबैक्स हैं, आप उनको दे सकते हैं। आप अपने फीडबैक्स, अपनी प्रतिपुष्टि, आप अपने सजेशंस या फिर जो सुझाव हैं हमारी मेल आईडी padhaiwithguruchila@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए इस चर्चा को अच्छे तरीके से समझें। इसमें जो स्लाइड्स हैं उनकी आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें और उसको खुद से पढ़ने का प्रयास करें।